हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट फिजिक्स फॉर एसएससी एमटीएस 2024। अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है कहीं से, या पहले फिजिक्स पढ़ ली है और आपको एक डाउट है कि मैंने पूरी पढ़ी है या नहीं एमटीएस के लिए, तो ये वीडियो देख लो। आपको इस वीडियो के अलावा फिजिक्स में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शिफ्ट में अगर कोई फिजिक्स से सवाल होगा तो 90% केस में ऐसा होगा कि इसी वीडियो से जो सवाल बनेगा इसी वीडियो से बनेगा। देखो, फिजिक्स की जो वेटेज है वो ज़्यादा नहीं है। 2 शिफ्ट में एक सवाल बनता है ऑन एन एवरेज देखा जाए। आपकी आपकी जैसे शिफ्ट एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, तो हो सकता है कि पहली शिफ्ट में ना आए, दूसरी शिफ्ट में आ जाए, या दोनों तीनों शिफ्ट में भी आ सकता है। आपकी शिफ्ट में फिजिक्स से सवाल या तो एक आता है या एक भी नहीं आता। ठीक है, ये अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें तो यही होता है। तो फिजिक्स के लिए हमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जहाँ से पेपर में सवाल बनने के चांसेस जब सबसे ज़्यादा रहते हैं। आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के फिजिक्स से दे देगा तो वो तो आप अगर डेप्थ में भी पढ़ के जाओगे हो सकता है तब भी ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स है कवर करा दूंगा एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। और जैसा मैंने बोला कि 90% ऐसा ही होगा कि जो फिजिक्स का सवाल होगा वो यहीं से फंसेगा। अब देखो, नहीं फंसना होता है तो वो आप कहीं और से कितना भी पढ़ लो, आप 10 घंटे की क्लास देख लो या 50 फिजिक्स में लेक्चर पढ़ लो, नहीं फंसेगा तो वो फिर उनसे भी नहीं होगा। लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो करनी ही होंगी और वो मैं इस वीडियो में करा दूंगा। और हम पीवाईक्यू के थ्रू ये मैं आपको फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें टोटल 41 क्वेश्चन है। एमटीएस 2023 में आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। और उस क्वेश्चन से, जैसे किसी क्वेश्चन से कोई टॉपिक, जैसे कोई मोशन से कोई आपका सवाल बना है या साउंड से कोई सवाल बना है, तो साउंड से जितने प्रीवियस ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में सवाल बने हैं वो सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा। सेम ऐसे ही एमटीएस 2022 में एमटीएस 2022 में जो आपके टोटल सवाल बने हैं वो 29 बने हैं। तो इसमें एमटीएस 2022 और एमटीएस 2023 के सवालों के थ्रू हम पूरी पीवाईक्यू, ये जो आपकी जो फिजिक्स है ये हम कवर करेंगे। टोटल 41 क्वेश्चन के थ्रू इंपॉर्टेंट फिजिक्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और देखो, ये आज जीके का लास्ट लेक्चर है जो हमारी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको एक एक क्लास में पूरा कंप्लीट कराए हैं। देखो, हिस्ट्री करा चुका हूँ मैं 5 घंटे की लगभग। ज्योग्राफी 1 शॉट कह सकते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट की एक मैराथन में हमने कवर किया। हिस्ट्री किया है, ज्योग्राफी किया है, पॉलिटी किया है, इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, फिजिक्स किया है हमने, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री किया है हमने, ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, फिजिक्स आज कर रहे हैं और हम बायोलॉजी पहले ही कर चुके हैं। अब देखो, आपको अलग से बायोलॉजी में कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लेक्चर देख लो, बायोलॉजी वाला कंप्लीट है। केमिस्ट्री वाला लेक्चर देख लो, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। फिजिक्स वाला जो आप लेक्चर ये आज देखोगे, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स में कुछ और नहीं पढ़ना, पॉलिटी में कुछ और नहीं पढ़ना। बस हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो मैंने कराया उसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेंगी, और वो मैंने टॉपिक भी बता दिए थे कि कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जिन्होंने अभी ये लेक्चर नहीं देखे ना, एक बार लेक्चर जाके देख लो, आपकी जीके में इतना इंप्रूवमेंट आएगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मतलब बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हम पहले 12 क्वेश्चन देख लेते हैं जो एमटीएस 2023 में पूछे गए थे, फिर हम उसके बाद एमटीएस 2022 वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई कौन सी है। ठीक है, अब आपको पता है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसकी जो काइनेटिक विस्कोसिटी की गॉसियन यूनिट होती है ना, ये स्टॉक होती है, स्टॉक्स होती है, जिसको हिंदी में हम स्टॉक्स बोल, मतलब सेम ही नाम है। और अगर आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएल में एसआई यूनिट भी पूछी गई है, ठीक है, पूछी गई थी, मतलब अभी 2024 वाले में नहीं, 2023 वाले में ऐसा यूनिट पूछी गई थी। तो ऐसा यूनिट अगर देखोगे तो इसकी, तो इस ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और गॉसियन यूनिट होती है इसकी स्टॉक्स। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, और ऐसा इसके बारे में कुछ और नहीं पता होना चाहिए। कुछ और यूनिट हैं जो आप याद कर लो, मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, ये तो सब जानते होंगे, 7 बेसिक यूनिट्स तो सब जानते होंगे। जैसे कि लेंथ की बेस ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की क्या होती है, टाइम की सेकंड होती है, ठीक है। और मास की क्या होती है, मास में देखो कंफ्यूज हो जाओगे, न्यूटन और किलोग्राम में, तो ध्यान रखना मास की किलोग्राम होती है। और टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होती है, ठीक है। सेल्स क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन होती है। और इलेक्ट्रिक करंट, करंट की क्या होती है, करंट की एम्पियर होती है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। एक ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। देखो ये तो बहुत आसान है, सब जानते होंगे। करंट की भी वैसे कई बार यूनिट पूछी गई है लेकिन इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो इसकी होती है, इसे हम पहली बात ये भी पूछ लेता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी से वो करते हैं, और इसकी फुल नेम होता है कैंडेला, ठीक है। और एक और होती है मोल। मोल किसकी ऐसा यूनिट होती है, तो मोल जो होती है ऐसा यूनिट वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है। किसकी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, आपकी मोल यूनिट होती है, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर हम और देखना चाहें तो लीनियर मोमेंटम की बताओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपकी 7 बेसिक यूनिट हो गई। और सवाल जैसे बनते हैं, एक सवाल बना था लीनियर, आपका लीनियर मोमेंटम से, तो लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट होती है वो क्या होती है बताओ। लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये चीज़ याद रखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। और वर्क की जूल होती है, ठीक है, वर्क की जूल होती है। जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। बेसिकली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स लगाए कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वही तो हमारा टोटल वर्क आता है। इनटू मतलब कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मीटर से। तो इसलिए वर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर होता है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं जूल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा नोट डाउन कर लेना, सारा पेपर में आता है। अगर कुछ चीज़ें आपको पता है, लेंथ, टाइम, मास वगैरह, तो वो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। ये वही सवाल है जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्क का, देखो वहीं से निकल जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो वर्क डन होता है, वर्क, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और जब हमारा सवाल में थीटा ना दिया हो तो थीटा हम मानते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स कितनी है हमारी, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि फोर्स हमेशा हम किस में लेंगे, न्यूटन में लेंगे। यहाँ ऑलरेडी न्यूटन में दिया है। कभी कभी क्या होता है, सवाल बहुत आसान होता है, इसी पे आएगा, लेकिन वो आपको 7 किलो बोल देगा, 7 किलो। तो 7 किलो, या सपोज आपको 10 किलो बोल दिया, तो आपको यहाँ पर फोर्स 10 किलो नहीं लगानी है, पहले 10 किलो को न्यूटन में चेंज करना है। 10 किलो को न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 9.8 से गुणा हो जाएगा, तो ये 98 न्यूटन हो जाएगा। जो हमारी मिस्टेक होती है, बस हम यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते, जिससे कि हमारी गलती हो जाती है। यहाँ पे तो न्यूटन डायरेक्ट दिया है, जो फोर्स में हमारा लगेगा वो न्यूटन में वैल्यू आएगी, तो यहाँ 7 डायरेक्ट दिया है, 7 न्यूटन। लेकिन जैसे यहाँ पर किलोग्राम में दिया होता, तो किलोग्राम में किसी भी किलोग्राम को अगर हमें न्यूटन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम में 9.8 का गुणा कर देंगे, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, हमारी न्यूटन में आ जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 7 न्यूटन डायरेक्ट दे रखा है। और उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस वो किस में लेते हैं हम, हमेशा मीटर में लेते हैं। सेंटीमीटर में दिया है या किसी और किलोमीटर में दिया है, तो उसे हमेशा मीटर में चेंज कर लो। और यहाँ तो ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो ये तो बहुत आसान कर दिया। तो 7 न्यूटन इंटू आपका 5 मीटर, 5 मीटर कॉस 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 थीटा। अब देखो वैसे भी एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर थीटा नहीं दिया है वैल्यू वो फॉर्मूला में, तो कॉस थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्निकल देखें तो थीटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 7 5 या 35 न्यूटन इंटू मीटर, 1 का करेंगे मतलब 35 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया 35 न्यूटन मीटर। और मैंने आपको अभी बताया था न्यूटन मीटर क्या होता है, आपका जूल होता है। तो 35 जूल आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो बहुत आसान सवाल था, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, खास चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन कॉजेस एंड इको, दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। प्रतिध्वनि मतलब गूंज, गूंज किस में होती है ये आपको बताना है। व्हेन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड मीडियम, जब साउंड वेव ट्रेवल करती हैं सॉलिड मीडियम से, ठीक है। या साउंड वेव जब ट्रेवल करती हैं लिक्विड मीडियम से, या साउंड वेव जब ट्रेवल करती हैं वैक्यूम से, या जब साउंड हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जब ध्वनि परावर्तित होती है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इको गूंज कब होती है, किसी भी कमरे में गूंज हो रही है या कभी गूंज क्यों होती है, इको क्यों होता है,
ठीक है। आपका प्रतिध्वनि क्यों होती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। जो साउंड हम आवाज़ जब हमारी साउंड ट्रेवल कर रही है और वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि आवाज़ मतलब वापस से गूंजना, उसी को इको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाता तो और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो ये सवाल नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस की लगाया जाए तो आराम से इस सवाल को किया जा सकता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, साउंड चैप्टर एक फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। तो थोड़ा सा मैं साउंड से जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं वो कवर करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एक। अब यहाँ पे हम वो सब चीज़ देखते हैं जहाँ से साउंड से सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो देखो एक चीज़ बताओ, जो आपकी साउंड की बात करें, साउंड से देखो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि जो साउंड वेव होती है, जो साउंड वेव होती है वो किस में ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है, मतलब उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है। तीन ऑप्शन होंगे आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, एयर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, एयर या गैस बोल सकते हो कि आपकी जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है। सॉलिड में होती है स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, लिक्विड में होती है या एयर में होती है। तो देखो मेरे भाई, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जिसने साउंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो एयर लगा के आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत पहले एक बार सवाल बना था फिजिक्स का, तो उस वक्त मतलब अब हमने 9th-10th में साउंड वेव पढ़ा है और उस वक्त मैंने साउंड नहीं पढ़ा था, ठीक है, हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा था। और आज से काफ़ी समय पहले की बात है, तो मैंने भी ईयर लगाया था। लेकिन बाद में समझ आई कि मतलब जब पढ़ा साउंड अच्छे से तो समझ में आया कि हाँ, ये एयर में सबसे एयर में इसकी सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी सॉलिड में होती है। देखो आपसे सवाल में स्पीड ऑफ साउंड वेव भी पूछ लेगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव भी पूछ लेगा कि साउंड वेव की स्पीड क्या होती है। देखो सबसे ज़्यादा तो वो एयर में पूछेगा। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो आपको एयर की ही बतानी है। और अगर एयर पर्टिकुलर दे दे के एयर में साउंड वेव की स्पीड क्या होती है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, तो सॉलिड की भी एक बार देख लो, ठीक है। सॉलिड में होती है ये 6000 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और देखो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वेव एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एक सवाल बनता है वेव से और क्या बनता है वो भी हम देख लेंगे अभी। देखो वेव जो होती है ना, वेव वो दो तरह की होती हैं बेटा, सेकंड। जो आपकी वेव होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी, इसको मैं रफ करता हूँ, है ना, फिर पूरा नीचे तक थोड़ा स्पेस लगेगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं वेव के बारे में। वेव देखो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव क्या होती है, इसमें मीडियम रिक्वायर होता है। इसमें क्या रिक्वायर होता है, मीडियम रिक्वायर होता है। इसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। बस यही यही होता है। इन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि देखो, अगर मैं मैकेनिकल वेव को, अभी देखो मैं आगे एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले समझो। मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई और मतलब एग्जांपल, मतलब आगे क्लासिफिकेशन नहीं होता। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जब आपकी जो वेव ट्रैवल करती हैं वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं, और ट्रांसवर्स वेव में जो आपकी वेव ट्रैवल करती हैं वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं। बस इतना फ़र्क होता है कि किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें मीडियम की ज़रूरत क्यों होगी। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड ट्रैवल करती है ना, वो हमारी इस तरह से ट्रैवल करती है। सो आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि साउंड जो है वो कैसी वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल किस में आता है, मैकेनिकल वेव में। तो ये
एक मैकेनिकल वेव है और साउंड वेव, और अगर उसके भी अंदर पूछा डेप्थ में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसको देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अगर मैं इसे वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा हूँ तो आवाज़ जाएगी, मतलब अगर कोई मीडियम ही ना हो मेरा, जैसे कि सपोज आपने देखा है एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, जैसे कि आप कभी गाड़ी में बैठना हो, चारों तरफ से शीशे बंद कर लेना, अब अंदर वाला क्या आवाज़ दे रहा है आपको, वो इंसान दिख रहा है लेकिन वो क्या बोल रहा है वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो आपने पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, बिल्कुल आवाज़ बंद कर दी। अब देखो गाड़ी में तो हम कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है फिर भी, लेकिन अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, बिल्कुल एयर वगैरह कुछ पास ही ना हो वहाँ से, तो वहाँ से आपकी जो साउंड वेव है वो भी पास नहीं हो सकती, आवाज़ नहीं आ सकती। लेकिन अब ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये ऐसा नहीं है, इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जैसे कि लाइट रेज हैं, लाइट रेज हैं, जैसे अगर देखो मैं चारों तरफ शीशा लगा के मैंने एक बॉक्स बनाया और चारों तरफ उसे शीशे से अच्छे से बंद कर दिया, बिल्कुल ना एयर आ रही ना कुछ भी आ रही, अगर मैं उसमें अंदर एक फ़ोन चला के गाना कितनी भी तेज़ चला के रख दूँ मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, अगर मैं चारों तरफ से बिल्कुल सील पैक कर दिया। बट अगर मैंने एक लाइट जला के अंदर रख दी और ये चारों तरफ से पैक कर दिया, तो लाइट तो शीशे के अगर ट्रांसपेरेंट शीशा होगा तो बाहर आएगी। तो इसीलिए जो लाइट रेज हैं, एक्स रेज हैं, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसके बारे में एक तो आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। और ये हमने वेव पढ़ ली, एक बार इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर और मैं आपको साउंड के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। वेव लेंथ वगैरह क्या होती है वो समझते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो इसे। देखो एक एक फिगर बनाओ, ठीक है, इस तरह से एक फिगर बना लो। देखो ये इस तरह से हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं वो इस तरह से ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो हमारी इस तरह से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रस्ट, CREST क्रस्ट, और इनको बोलते हैं ट्रफ, TROGUH, ठीक है, इनको बोला जाता है ट्रफ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपर पार्ट होता है उसे क्रस्ट बोला जाता है, जो लोअर वेव पार्ट होता है उसे ट्रफ बोला जाता है। और आपसे सबसे ज़्यादा सवाल बनता है वेव लेंथ क्या होती है, तो देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इसको वेव लेंथ बोलते हैं हम, या दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेव लेंथ बोला जाता है, ये क्या है हमारी वेव लेंथ है, ठीक है। रफ हो गया बेटा, सेकंड मैं दोबारा से फिगर बनाता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये होता है हमारा ये वाला पार्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये अपर पार्ट को क्रस्ट बोलेंगे, इसको भी क्रस्ट बोलेंगे, इसको ट्रफ बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, इसको भी ट्रफ बोलेंगे, ठीक है। आपसे सवाल बनेगा कि वेव लेंथ क्या होती है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वहाँ तो ऐसा कोई डायग्राम नहीं आएगा कि ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसको वेव लेंथ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, वेव लेंथ, इसको क्या बोला जाएगा, वेव लेंथ। ये ये दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोला जाएगा, लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ, इसके बीच की जो दूरी है, जो ट्रफ के बीच की जो दूरी होगी, इसको भी, या वेवलेंथ, वेवलेंथ उसको भी बोलेंगे। कंप्लीट वन साइकिल, एक अगर यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के बीच की जो दूरी होती है, एक कंप्लीट साइकिल के बीच की जो दूरी, एक जो कंप्लीट साइकिल होती है उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका सवाल क्या बनेगा पेपर में, पेपर में एक सवाल बनता है कि ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो हाइट होती है इसकी, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो एक बात आपको ये पता होना चाहिए, इसको क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। एक सवाल और बन जाता है पेपर में कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो देखो एक साइकिल में, फ्रीक्वेंसी लिखो, एक सेकंड में जितनी साइकिल की संख्या होगी उसको क्या बोला जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। एक सेकंड में साइकिल की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड लिख लो।
देखो अब ये वापस नहीं जाएगा, फिर रफ हो जाएगा। तो यहीं मैं आपको करा देता हूँ, ये बैक हो गया है, थोड़ा सा अभी समझने में इसको प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक एक आप फ्रीक्वेंसी लिख लो, और फ्रीक्वेंसी के देखो, फ्रीक्वेंसी के बारे में एक और चीज़ लिख लेना कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, बेसिकली वही है। अगर टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड वगैरह बराबर हो गया 1/फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ऐसा समझने वाला। और देखो एक चीज़ और, जो आपको साउंड मेजर किया जाता है ना, उसकी यूनिट पता होना चाहिए कि साउंड को जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट क्या होती है। उसकी यूनिट होती है डेसिबल। तो आपको एक उसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि उसकी यूनिट होती है डेसिबल। और एक ह्यूमन जो लिसन कर सकता है, सुन सकता है, कितने डेसिबल से कितने मतलब कितने हर्ट्ज से तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक साउंड सुनी जा सकती है। तो ये भी पेपर में यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई साउंड से, जहाँ से सवाल बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हमें यूनिट बतानी है लीनियर मोमेंटम की। तो देखो अभी जब मैं आपको यूनिट बता रहा था, तब मैंने आपको लीनियर मोमेंटम की यूनिट भी बताई थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और देखो इसमें मैं काफ़ी यूनिट कराऊंगा आपको। वो यूनिट जितनी भी कराऊं, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सवाल यूनिट से बनते हैं। तो सारी यूनिट लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। जो आपको यूनिट नहीं पता है उन सबको लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल नीनो क्या है। ठीक है, अल नीनो का क्या अर्थ है, किससे रेफर करता है, ये बताना है। तो ये देखो एक हॉट वाटर करंट होता है, इसके बारे में और ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। इस ये कब होता है, बेसिकली जब हमारा जो पैसिफिक ओशन होता है ना, वो वार्म वार्म हो जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा मतलब जो यूजुअल से थोड़ा गर्म हो जाता है, तब आपका अल नीनो हॉट वाटर करंट उसको बोला जाता है। और देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो वार्म साइकिल पार्ट है, वो किसका है, बस एक चीज़ और याद रखना, ANSO का है। ANSO क्या है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो साउदर्न, एक पेपर में मतलब MTS में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि ये इसको बोलते हैं। ये एक सेकंड में लिखता हूँ। फिर मैं आपको समझाता हूँ। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन ऑसिलेशन साइकिल। अब देखो ये ना मतलब कॉम्बिनेशन होता है वार्म करंट का और कोल्ड करंट का। तो जो वार्म करंट होता है वो किसका पार्ट, मतलब वार्म करंट में कौन सा आता है, अल नीनो आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एज सच कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। विच फिजिसिस्ट एक्सपेरिमेंट विद अ लेक्चर इन 1820 शोड द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब 1820 में जो एक्सपेरिमेंट किया था, और जो जिसमें कनेक्शन बताया था किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। ठीक है, वो किसने किया था, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। तो देखो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ देना इस तरह का सवाल। अगर देखो ये सवाल बनेगा, अब जरूरी तो नहीं है, लेकिन इस तरह के नए सवाल बनेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका जो सवाल का आंसर है, जो फिजिसिस्ट थे वो थे आपके हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड, ये तो एटलीस्ट याद रख ही लेना कि इन्होंने दिया था। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल आपके काफ़ी बनते हैं। जैसे अगर मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज का, अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो इसको किस में मेजर करते हैं, कोलाम्ब में। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक डिफरेंस की यूनिट पता होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिफरेंस की यूनिट होती है बोल्ट। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, बोल्ट। उसके बाद इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट देखें, इलेक्ट्रिक करंट, मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको ऐसा यूनिट तो पहले मतलब यूनिट तो बता ही दी है, क्या होती है, एम्पियर होती है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखूं, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/R। वी क्या होता है हमारा, वी होता है हमारा वोल्टेज,
और आर होता है हमारा रजिस्टेंस। आर क्या होता है हमारा रजिस्टेंस। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये हुआ है ओम्स लॉ से। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि थोड़ा सा ओम्स लॉ क्या कहता है। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बढ़ाओगे, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दोगे, ठीक है, किसको बढ़ा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बढ़ा दोगे मतलब, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, आपका जो करंट फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा, जो करंट फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या है, अगर आप बी को बढ़ा दोगे तो आर भी आपका, सॉरी, अगर आप बी को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, आपका आई बढ़ेगा। तो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है। ठीक है, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये कहता है ओम्स लॉ। जब मैं इसको हटाऊंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसे हम मानते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस आई। तो अगर मैं यहाँ से करंट का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ से हम क्या ड्राइव करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो हम ओम्स लॉ से ड्राइव करते हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कुछ और यूनिट्स हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक यूनिट आप लिखो, इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस की लिख लो, इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस की लिख लो। जो इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस की वैल्यू हो, मतलब यूनिट होती है वो ओम होती है। और एक होता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जस्ट इसका उल्टा होता है, रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। वन अपॉन रजिस्टेंस होता है, वन अपॉन रजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट जब ये अपोजिट होता है तो ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम MHO भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें पावर, अच्छा ये बताओ पावर की यूनिट क्या होती है, पावर को किस में मेजर करते हैं, पावर को मेजर करते हैं वॉट में। ठीक है, पावर को मेजर करते हैं वॉट में। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर बराबर क्या होती है, पावर बराबर होती है आई स्क्वायर इंटू आर। और आपको एक बात तो पता ही होगी कि वी क्या होता है, आई इंटू आर होता है, अभी हम देख रहे थे। ठीक है, आई आर होता है वी। तो अगर मैं बी की वैल्यू इसमें रख दूँ तो पावर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पावर बराबर हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखो एक आई आर बराबर बी है, तो एक तो मैंने बी रख दिया, आई खत्म, एक आर खत्म, बचा के आखिर सिर्फ मेरा एक आई। तो पावर का फॉर्मूला ये भी होता है करंट इंटू वोल्टेज। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पावर के बारे में। अच्छा, आपसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वो होता है वोल्ट मीटर। बोल्ट बोल्ट मीटर होता है वो आपका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपसे और क्या सवाल बनेगा, ठीक है, करंट का पूछ लेगा कि जो करंट है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वो अमीटर के द्वारा किया जाता है, अमीटर। ठीक है, ये बात याद रखना, अमीटर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट पूछी जा सकती है आपसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी भाई मेरे वेबर होती है, VEWER। तो ये सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो फिर। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद और क्या पढ़ लें हम इसमें, एक चीज़ और कर लो इसमें कि देखो, जो आपको वैसे तो ये बात पता ही होगी, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर क्या करते हैं, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और इंसुलेटर क्या करते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कट करते हैं, मतलब रोकते हैं, मतलब फ्लो होने से रोकते हैं। और जो फ्लो होने में सपोर्ट करते हैं करंट को, वो कंडक्टर होते हैं, जो उसे रोकते हैं फ्लो होने से, वो इंसुलेटर होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब और क्या पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, अभी कुछ और याद आएगा तो मैं करा दूंगा, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डिनोट टू स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो ये सवाल बहुत बनते हैं, आपको कुछ
दे देगा और बताएगा कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी बता दो या भैया वेक्टर क्वांटिटी बता दो। तो देखो पहले तो थोड़ा समझ लो, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ इसमें क्या होता है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। और इसमें दो चीज होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसके देखो स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो पेपर में पूछे जाते हैं। जस्ट बेटा सेकंड, ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ वो मैं स्केलर क्वांटिटी के लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर, और हो गया आपका मास, और हो गया आपका एनर्जी, मास एनर्जी, डिस्टेंस, और आप लिख लो स्पीड, और आप लिख लो डेंसिटी, और आप लिख लो एनर्जी, और आप लिख लो वॉल्यूम, और आप लिख लो वर्क। ये सब क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, वैसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो ये रट लो। ये सब आपकी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे उसके एग्जाम्पल लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल, इस वाली के एग्जाम्पल। वेक्टर क्वांटिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसे हिंदी में बोला जाता है, फोर्स, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिख लो आप अपना, मोमेंटम लिख लो, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के बाद चौथा लिख लो आप अपना वेट, पांचवा लिख लो आप वेलोसिटी, छठा लिख लो आप एसिलरेशन, ठीक है। उसके बाद लिख लो आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी तो ठीक है उसी में आते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो ये सब आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब आपसे क्या पूछा था इसमें, स्केलर क्वांटिटी पूछी थी, तो जो आपकी डिस्टेंस एंड स्पीड होगी वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है, फोर्स, सॉरी मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लीनियर मोमेंटम हो गया, एसिलरेशन हो गया, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से सवाल बनते हैं पेपर में। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, when one stone is thrown upward what type of energy conversion would occur। कि जब अगर हम एक स्टोन को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, तो कौन सा एनर्जी, मतलब कन्वर्जन होने के बाद कौन सी एनर्जी आएगी। तो देखो ये सवाल बहुत बनते हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है। अगर मैं ऐसे एक बॉल को फेंकूं तो नीचे से जब बॉल हमारी ऊपर जा रही है तो कौन सी एनर्जी लग रही है, जब तक हमारी बॉडी मूविंग अवस्था में है तब तक हमारी कौन सी एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वो जैसे जैसे इसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, मतलब ये ऊपर बॉल ऊपर जाती जाएगी, बॉल ऊपर जाती जाएगी, बॉल है, स्टोन है, कुछ भी है, ऊपर जाती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होती जाएगी। और हमारी ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पे, इस सवाल को हम अभी आके करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। देखो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो एसोसिएटेड होती है मूविंग बॉडी से, बस यही अगर इतना
पढ़ लिया आपने, तो ये किससे होती है? एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी, एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये भी सवाल बन लेता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और कभी न्यूमेरिकल बन जाए तो देखो ये मास है, ये वेलोसिटी है, और दोनों दिए होंगे, आप आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये किससे एसोसिएटेड होती है? एसोसिएटेड विद द हाइट, या एसोसिएटेड विद देयर पोजीशन, एसोसिएटेड विद देयर पोजीशन। ठीक है, जैसे एक बॉल है जो आपने, जो एक हाइट पर है, एक हाइट पर है, यहाँ पर बॉल जो एक्सट्रीम लेवल पर है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर है। लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी आपकी? जब बॉल आपकी नीचे आएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कोई चीज़ एक हाइट पे होती है, जब वो किसी भी चीज़ का एसोसिएशन किससे होता है? पोजीशन से। और हाइट के मामले में तो वो वहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब हमारी मूविंग बॉडी होती है वहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे डैम है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी, ये पूरा इधर ये चल रहा था, ऐसे पानी बह रहा था, मैंने ऐसे रास्ता रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, डैम बना दिया। अब यहाँ पे ये ऊपर पानी 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 ऊपर होता जाएगा, अब इस पर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है मेरी? ये देखो, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन हो रही है। और कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक और बात, इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है मास इंटू जी इंटू एच। अब देखो, मास यहाँ पर, जी हमारा ग्रेविटी, एच इंटू हाइट। और हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये चीज़ और लिख लो, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड करें तो कौन सी एनर्जी बनती है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। व्हेन वन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो जब अपवर्ड विद रेस्पेक्ट टू ऊपर जैसे हम फेंक रहे हैं, तो हमारी ऊपर जाने पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वुड चेंज टू ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वुड चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? अब देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी तो है नहीं, कौन सी है हमारी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर कोई कोई बॉडी मतलब कोई बॉल को अगर मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन ऑप्टिक्स विच टर्म रेफर टू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राग्राम ऑफ लेंस दैट स्पेसियली लिमिट्स द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखो, किसी भी लेंस से जो लाइट एंटर हो रही है, लाइट को जो लिमिट कर रहा है वो क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है, अपोस्टिव, अपोस्टिल, अपर्चर, कॉलीमेटर, मिनिस्कस। अब देखो, आपने ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अपर्चर का मतलब जानते हो तो आप आराम से लगा पाओगे। देखो, हिंदी में भी सेम दे रखा है अपर्चर। तो अपर्चर बेसिकली एक छेद होता है जहाँ से लाइट एंटर होती है लेंस में। तो देखो, इसमें कुछ ऐसा एज सच नहीं है। और अभी मैं लेंस को थोड़ा आगे देखेंगे, मिरर वाले सवाल में, कोई रिफ्लेक्शन वाले सवाल में थोड़ा सा देखेंगे, अभी इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड आर नॉन एज। मतलब जो फोर्स बहुत कम समय के लिए लगती है उस फोर्स को क्या बोला जाता है? तो देखो, जो फोर्स बहुत कम समय के लिए और बहुत ज़्यादा लगती है ना फोर्स, उसको इम्पल्स फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स फोर्स लिखते हैं, बोलते हैं। आप अगर इम्पल्स फोर्स के बारे में लिखना चाहो तो यही लिख सकते हो कि बिग फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। लिखवा देता हूँ मैं आगे वाले पेज पर, या यहीं लिख लो, बिग फोर्स, big force acting, big force acting for a very small interval of time। जैसे अगर हम इम्पल्स फोर्स की बात करें, जैसे आपने देखे होंगे जो कार का, जब अगर कार में कोई इंसान बैठा हुआ है, अभी कार में एक फैसिलिटी दी जाती है एयर बैग्स की।
अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से एक वो बैग्स ओपन हो जाते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक फोर्स जनरेट होती है। तो एयर बैग्स में जो फोर्स जनरेट होती है उसको इम्पल्स फोर्स बोला जाता है। और आपके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इम्पल्स फोर्स के। बस ये समझो कि जो बहुत कम समय के लिए फोर्स लगती है उसको इम्पल्स फोर्स बोला जाता है। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड पार्टिकल आपस में मतलब क्लोज आने की कोशिश करता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। मतलब जो अपना वॉल्यूम है उसको श्रिंक करता है, जो सरफेस एरिया है उसको श्रिंक करता है जितना मिनिमम हो सके, उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, लिक्विड लिक्विड श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। पॉसिबल कि जितना लिक्विड उतना श्रिंक होगा, वो किसकी वजह से होगा? अगर आपसे सब सवाल बने तो अगर लिक्विड जितना पॉसिबल होगा उतने सरफेस एरिया में श्रिंक होगा, करने की कोशिश करेगा, वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। एक सवाल जो सरफेस टेंशन से बहुत ज़्यादा बनता है कि जो आपका रेन ड्रॉप होती है, रेन ड्रॉप, जो आपकी रेन ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है, गोल गोल होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो वो आपकी सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ये ध्यान रखना है ना। और उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर तो देखो आप सभी जानते ही होंगे। और इसका जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? ये होता है फोर्स और वो कितने एरिया में लग रही है। तो अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट, तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में। तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? देखो पहली बात तो टेंसाइल स्ट्रेस को ये ये अलोंग द लेंथ लगता है, ठीक है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही बोला जाता है। पहले तो ये चीज याद रखना, इसको लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है, ये बात याद रहनी चाहिए आपको। और ये होता क्या है? ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेस डेट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो, तो जो जैसे एक ये मटेरियल है, ठीक है, एक ये मैंने ऐसी तरह से कुछ माना, मैंने एक एक सीट मानी या एक रॉड मानी, ठीक है, ये रॉड है। एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ मैं, है ना। और ये जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ये जब हमारा ये दोनों तरफ से फोर्स करेगा, किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी होगी, ये खींचेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस वो होती है, वो स्ट्रेस जब तक ये सिर्फ खींचे, टूटे नहीं। जिस पॉइंट पर ये टूट जाएगा वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी, लेकिन जिस पॉइंट तक ये एंड्योर करेगा, मतलब खींचता जाएगा और टूटेगा नहीं, वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेस होगी। तो हर मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो अलग अलग होती है। और इसकी भी जो यूनिट होती है, अब इसमें भी यूनिट होती है, वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लगती है। एक फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पर निकले वही निकालना होता है, तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेस भी हो गई। तो बस इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर पेपर में सवाल बनेगा तो हाँ, जब आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा टाइम लेके आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग दीज लिस्टेड फिजिकल क्वांटिटीज। आपको बताना वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, मास आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, ठीक है, डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, एनर्जी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इनको सिर्फ लॉन्गिट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन क्या? एनर्जी, डेंसिटी, मास, इनको, इसमें कोई डायरेक्शन की नीड तो है नहीं। इसलिए हमारा जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ये क्या होती है हमारी? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल कराए हैं वो सारे याद कर लेना, अगर आपको ऐसे थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? वो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको ट्रांसफर करता है, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है एनर्जी में, उसको क्या करता है? मेजर करता है। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा मापना। तो बस यही है, ठीक है, कैलोरीमीटर का काम। अब देखो हमारे जो एम टी एस 2023 में सवाल पूछे गए थे, एम टी एस 2023 में जो सवाल पूछे गए थे वो ऑलरेडी, मतलब वो हम कवर कर लिए हमने। वो हमारे सिर्फ 12 सवाल ही पूछे गए थे। अब हमारे एम टी एस 2022 के सवाल करते हैं। ये एम टी एस 2022 के सवाल हैं, ठीक है।
जिसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 57 शिफ्ट में। तो लगभग आप मान सकते हो कि 2 शिफ्ट में एक आता है सवाल, ठीक है, लगभग 2 शिफ्ट में एक फिजिक्स का सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हम जो 29 क्वेश्चन करने वाले हैं एमटीएस 2022 के करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। जो इमेज स्क्रीन पर बनती है, तो देखो जो इमेज बनती है हमारी स्क्रीन पर वो रियल इमेज बनती है, ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। बेटा सेकंड, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना है ना। थोड़ा पूरा रिफ्लेक्शन देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं। कुछ 2-3 चैप्टर हैं फिजिक्स में जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, एक बार बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि ऐसे अगर एक सरफेस है, ठीक है, और ये इधर से उप इधर, ठीक है, ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, जहाँ इधर से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इधर मेरा पॉलिशिंग हो रही है। अगर मैं एक नॉर्मल रे खींच लेता हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल रे खींच लेता हूँ, ठीक है, और मेरा जो लाइट है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट आ ऐसे रही है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंस रे है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंस, क्योंकि ये आ रही है, इंसिडेंस रे। और तो ये एंगल कौन सा हो गया? इंसिडेंट एंगल हो गया। और मेरी ये रे मतलब यहाँ से आई और ये इधर जा रही है, तो ये कौन सा है? एंगल आर है, एंगल आर, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल। और ये कौन सी है? मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। ये मेरी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो, एक तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एंगल, इंसिडेंस ऑफ एंगल, और मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए, ये पेपर में पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये तो आप इसका डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, इस तरह से लिख लेना। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। और एक चीज़ और, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये सेम मीडियम में ही होती है, तो यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ये लाइट का जो आएगी और जाएगी, आएगी तो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ये ध्यान रखना। और देखो, जब ये रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिलेंगी, ठीक है, तो इमेज फॉर्म होगी। दो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मिलेंगी या अपीयर मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो आपकी क्या होगा? इमेज क्रिएट होगा, इमेज बनेगी। जैसे अगर एक्चुअल में मिलेगी तो रियल इमेज बनेगी, और हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वर्चुअल मतलब इमेजनरी इमेज बनेगी। ये बात पता चल गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मिरर। यहाँ डालो मिरर, ठीक है। अब देखो, मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मिरर होता है आपका प्लेन मिरर, एक मिरर होता है आपका प्लेन मिरर, और एक मिरर होता है आपका स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अभी देखो, जो प्लेन मिरर होता है उससे कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपको जो प्लेन मिरर में पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो सीधी बनती है, इमेज इज इरेक्ट। अब मैं पूरा डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ज़रूरत होगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और मैं बहुत कम समय में ये पूरा लेक्चर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज हमारी सीधी बनेगी, आपको ये पता होना चाहिए। और वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में। बस आप ये डायरेक्ट याद कर लेना, प्लेन मिरर में कैसी कैसी इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब समझते हो? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब बताओ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो चीज़ लेफ्ट की राइट में दिखती है, आप शीशा देखते हो तो आपको प्लेन मिरर ही होता है, लेफ्ट की राइट में दिखती है, और आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट में दिखता है। ये देखा भी होगा। और मिरर इमेज से सवाल भी बनते हैं एसएससी में, जो हम लेफ्ट राइट कर देते हैं उसमें। और देखो, इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है।
इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में हमने ये देख लिया। और प्लेन मिरर में हम क्या देखेंगे? प्लेन मिरर में और क्या देखना है जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? चलो प्लेन मिरर में एक चीज़ और लिख लो जहाँ पर आपसे सवाल बनता है। ठीक है, इसमें एमटीएस में तो नहीं बना बट एसएससी वगैरह में बना है, रेलवे वगैरह में तो काफ़ी बनता है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, मतलब जब आपकी जो नंबर ऑफ इमेज हैं वो कितनी फॉर्म होंगी अगर दो मिरर रखे हुए हैं किसी एंगल पे। जैसे कि एक मिरर ये रख दिया मैंने, एक मिरर ये रख दिया है ना, और 60 डिग्री पे आपका मिरर रख दिया, और यहाँ पर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी? जैसे आप कभी देखना, आप बार्बर की शॉप में जाते हो ना अपने हेयर कट कराने, तो वहाँ पर आपके इमेज बहुत सारी दिखती हुई बनेंगी। दो मिरर, एक सामने मिरर होता है, एक जस्ट उसके पीछे मिरर होता है, तो और वो थोड़े टेढ़े होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी इमेज दिखेंगी। ठीक है, सीधे भी होते हैं तब भी बहुत सारी इमेज दिखती हैं। अभी बताता हूँ कि कितने डिग्री पे हम शीशा रखने पे कितनी इमेज बन सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। 360/थीटा रख दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? आ गया हमारा 60 से हम काट देंगे इसे कितने बार? 6 बार। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि इमेज हमेशा इवन नहीं होती, ऑड नंबर में बनती है। मतलब या तो 5 बनेगी, या 10, 9 बनेगी, या 11 बनेगी, मतलब ऑड नंबर में बनेगी। अब ये 6 तो इवन नंबर है। अगर किसी का आंसर मतलब थीटा, मतलब 360 को थीटा डिवाइड करने पर कोई भी इवन नंबर आता है, तो उसमें मैं -1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा। मतलब ये मेरी कौन सी बनेगी? 5 इमेज बनेगी। जैसे अगर यहीं पे सवाल होता मेरा कि 40 डिग्री थीटा है, 40 डिग्री थीटा रखने पे, तो मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ तो ये मेरा 9 आ गया। तो ये तो ऑलरेडी ऑड है, तो इसमें -1 नहीं करूँगा नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। अगर मेरा आंसर जैसे अगर मैं 360 डिवाइडेड बाई 36 करता तो मेरा 10 आ जाता। तो मुझे अगर नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तो फिर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इमेज इवन टाइम्स नहीं बनती हैं। और एक और चीज़, अगर मैं दोनों शीशा को बिल्कुल आमने सामने रख दूँ, 0 डिग्री थीटा पे रख दूँ, मतलब एक मिरर इधर रख दिया है, एक मिरर यहाँ रख दिया है, और ऑब्जेक्ट इधर हो, तो जो मेरी इमेज बनेगी, तो देखो अगर वैसे निकालना चाहूँ मैं टेक्निकली, तो 360/0 डिग्री बनेगी। और ये 0 डिग्री से इन्फिनिटी टाइम जाएगा, तो मेरी इमेज जो बनेंगी वो इन्फिनिटी बनेंगी, काफ़ी सारी बनेंगी। ठीक है, तो आप ये या डायरेक्ट याद रखो कि अगर थीटा 0 है, तो मतलब अगर डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो इन नंबर ऑफ इमेज आपकी इन्फिनिटी बनेंगी। और वैसे निकालना हो तो 360/थीटा कर दो और आपका निकल जाएगा। हमेशा इमेज बनेंगी ऑड में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और प्लेन मिरर पढ़ लिया हमने। और कुछ कराना है प्लेन मिरर में? ठीक है, अभी स्पेरिकल मिरर देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। स्पेरिकल मिरर देखते हैं। देखो, स्पेरिकल मिरर कुछ नहीं होता, जैसे मेरा ये स्फेयर है, जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे मेरा ये स्फेयर है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे काट दूं, एक स्फेयर को अगर मैं ऐसे काट देता हूँ, ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए मेरे। तो एक होता है इसी में कॉनकेव मिरर, और एक हो जाता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो बताओ इसमें से कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉनकेव मिरर है? तो देखो यहाँ पर, अगर मैं इस बाहर को मैं पेंट कर देता हूँ, ठीक है, बाहर वाली साइड को, और ये इनर वाली मेरी अगर रिफ्लेक्टिव रहती है, हम्म, ठीक है, अभी समझ लो, यहीं पर अगर मेरी ये इनर वाली रिफ्लेक्टिव रहती है, ये इनर सरफेस में रिफ्लेक्टिव रहती है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा मेरा? कॉनकेव। और अगर मैं अंदर वाली को पेंट कर देता हूँ सरफेस को, ठीक है, और अभी ये सही हो जाएगा, ठीक है, अभी हम वापस से कर लेंगे इसे। और अगर ये बाहर वाली अगर मेरी मतलब रिफ्लेक्टिव इनर रहती है, तो ये होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इमेज के इन पे कैसी बनती है वो देखेंगे, और वो थोड़ा मतलब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फिगर वगैरह बना लेना। ठीक है, अभी हम देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ये पहले ये मिरर, पहले हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। हम्म,
तो देखो कॉनकेव मिरर में कौन सी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, तो मैंने अगर ऐसे ही बनाया और मैं इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये इसका मतलब है कि ये हमने पेंट कर रखी है, ठीक है, बाहर वाली सरफेस जिसकी तरफ ऐसा होता है उसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको थोड़ा कर्वेचर वगैरह नहीं बताया, तो देखो बस ध्यान रखो, ये हमारा फोकस होता है, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा सर्कल का मेन पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं इसको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। अभी ये हमारा पोल होता है, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये हमारा, ठीक है। अब हम जो इमेज पास कराते हैं, अगर कोई भी हमें इमेज बनानी है, जैसे मैंने एक, ये इमेज है मेरी, ठीक है, ये मेरी इमेज है, इससे मैं जो लाइट पास कराऊंगा, एक तो मैं सीधी कराऊंगा, ठीक है, एक तो मैं इस तरह से लाइट पास कराऊंगा, ठीक है, इस तरह से, और एक हम कराते हैं फोकस से, एक कहाँ से कराते हैं हम, फोकस से, हम्म, ठीक है, एक हम फोकस से कराएंगे, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये मैंने इमेज पे से रेज डाली, और एक रेज हमने सीधे फोकस कराई, एक हमने फोकस पे, फोकस से पास कराई, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब ये फोकस पे जाएगी तो ये वापस से चली आती है, ठीक है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जो रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, इमेज की कुछ क्वालिटी हैं, आपसे सवाल में ऐसे दे देगा कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है, इधर ये मैंने ऑब्जेक्ट जो रखा है ये रखा है, देखो ऑब्जेक्ट रखने के बहुत सारे जगह होती हैं, मैं बताता हूँ अभी। इसे हम कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहने का मतलब ये है, समझो थोड़ा, कि ये हमारा लेंस है, मतलब मिरर है ये हमारा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, या तो इससे बहुत दूर हो सकता है कर्वेचर से, या कर्वेचर के पास में हो सकता है हमारा, जैसे अभी अब देखो बहुत दूर में ऐसे दिखा नहीं सकता डायग्राम में, ये है कि ये मान लो ये जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। एक मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पास में रख दूंगा ऑब्जेक्ट को, एक होगा कि हम कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, एक होगा कि हम फोकस पे रख दें। तो जब हम यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी वही हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी ये पता होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी जो इमेज है वो पहली बात तो कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस पे बनेगी, ये बात पता होनी चाहिए हमें। दूसरा, जो हमारी इमेज बनेगी, एक तो हमारी फोकस पे बनेगी, उसके बाद इमेज कैसी होगी, इमेज देखो हमारी सच में ये लाइंस मीट कर रही हैं, और मैंने बताया जब सच में लाइन मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, छोट मतलब इसके अपेक्षा ये है जो है इसके अपेक्षा छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, इमेज जो है हमारी वो काफ़ी छोटी बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं एक और मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, और सेम वही हमें प्रोसेस अपनाना है कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इमेज कहाँ पर लेनी है, इमेज लेनी है जस्ट यहाँ पर, कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे, जैसे यहाँ लिख लो, इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन बना के, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज
बियॉन्ड सी, अगर बियॉन्ड सी, सी के अगर पीछे है, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एफ का मतलब फोकस। तो ये ध्यान रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में इमेज है आपकी, तो हम दो रेज पास कराएंगे लाइट की। एक हमारी ऐसे जाएगी इस तरह से, ठीक है, और दूसरी कैसी जाएगी, एक हम अगर फोकस से पास कराते हैं, एक फोकस से जाएगी, ठीक है। अब ये जो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस से आती हैं, तो देखो ये आपकी जो रेज आएगी इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस से आएगी, और ये इस तरह से वापस आएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये मिल कहाँ पर रही हैं, ये यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। ये हमारी कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, तो ये मिल कहाँ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिल रही है कहीं पर। तो हमारी ये इमेज कहाँ पर मिल रही है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, तो इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी हमारी। इमेज कैसी होगी हमारी, रियल इमेज होगी, क्योंकि हमारी लाइन सच में मिल रही है। हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। उसके बाद इन्वर्टेड बनेगी, तो उल्टी बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी बड़ी बनती है, लेकिन होती छोटी है, ठीक है। तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, ये डिमिनिश्ड होती है। जैसे वो बोलो कि वही बहुत छोटी और ये छोटी, इस तरह से हम टैगिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बनाना चाहें इसी पेज पर, अगर हम उसमें देखो, अभी हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में पहुंच गए। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेंगी रखेंगे, तो वो कहाँ पे बनेगा, तो लिख लो थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखना है हमें। तो पहले वही सेम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमने ऐसी लाइन पास कराई, ये मतलब लाइन, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हमको जो इमेज रखनी है वो कहाँ पे बना रखनी है, हमें रखनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसमें से वही दो लाइट रेज हम पास कराएंगे, ठीक है। एक लाइट रेज ऐसे जाएगी, ठीक है, और जब ये लाइट रेज ऐसे जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक हम फोकस से पास कराएंगे, एक हम अगर फोकस से पास कराएंगे, ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो ये जो इमेज दोनों, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो दोनों आपस में मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखो, जो इमेज फॉर्म्ड होगी हमारी कर्वेचर पे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात तो हमें ये पता होना चाहिए, इमेज का साइज कैसा होगा, सेम साइज की इमेज होगी, ठीक है। और इमेज जो बनती है हमारी इस तरह से इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होगी हमारी। और सच में ये रेज मिल रही है हमारी, तो रियल होंगी, रियल इमेज बनेगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख लिया हमने, हमने अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख लिया, इन्फिनिटी पे रख लिया, कर्वेचर पे रख लिया। एक हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख लेते हैं, और एक फोकस पे रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पर बनेगा, ठीक है। मैं इसको अब वीडियो, अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किया तो इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, हमने अब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम इमेज बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से, ठीक है, पी एफ सी, ठीक है। अब हमारा जो कहाँ पर रखना है हमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखना है। तो वही हम जो लाइट पास कराएंगे, एक तो ऐसे जाएगी हमारी, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस से आएगी,
हाँ बेटा सेकेंड, दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारी लाइन है, एक सेकेंड वेट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे थे ना हम, तो देखो जो हम रेज पास कराएंगे वो एक तो ऐसे जाएगी रेज पास होके, तो ये वापस कैसे आएगी, ये वापस कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे रेज को पास कराएंगे तो ये ऐसे वापस चली जाएगी। और एक हम किससे कराते हैं, फोकस से कराते हैं। एक जब हम फोकस से पास कराएंगे तो ये जो वापस जाएगी रेज वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों दोनों जो लाइन मिलती हैं ये यहाँ पे मिलती हैं, और ये फोकस के पीछे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पीछे मिलती हैं, ठीक है। और इमेज हमारी उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है कि जब इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी कर्वेचर के पीछे। कर्वेचर पे रखा हो तो मैंने क्या बताया, कर्वेचर पे बनेगी। कर्वेचर के पीछे रखा है तो कहाँ बनेगी, बताओ। कर्वेचर के बियॉन्ड अभी बताया था, तो हमारा इन दोनों के बीच में बनेगी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, देखो उल्टा कर देना, अगर इन दोनों के बीच में रखिए तो इधर बनेगी, इधर रखिए तो इधर बनेगी। और कुछ मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये सारे लिख लोगे और जब एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझे मतलब कुछ नहीं है याद करने में, ठीक है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो हमारी इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी हमारी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। और कैसी होगी इमेज हमारी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ये सारे मतलब सेम ही होता है, बस इमेज का साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और हम पढ़ लेते हैं लास्ट, कि अगर हमारी इमेज फोकस पे रखी हुई है तो तब कैसे बनेगी, ठीक है। अगर मेरी ये इमेज है और ये फोकस पे रखी हुई है, ठीक है। ये जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज यहाँ पर रखी हुई है। तो देखो ये लाइट पास होगी एक ऐसे, और ये लाइट पास होके वापस से जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और एक जो रेज हम पास कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे, फोकस से करा हम्म, एक जो हम रेज पास कराएंगे फोकस से कराएंगे ना, एक इस तरह से। अब ये फोकस पे तो है ही है ना बिंदु, जस्ट बेटा सेकेंड। और ये हमारी जब रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। अब देखो ये रेज जा रही है एक, और ये एक ये रेज जा रही है ना, दो रेज निकल के जा रही हैं। अब मुझे आप एक बार बताओ ये कहाँ पे मिलेंगी। आप बोलोगे भैया ये तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं ये ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एट इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो हाईली इनलार्ज्ड होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। और जो हमारी इमेज होगी वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है, अब हमने ये कर लिया कॉनकेव मिरर का, बस दो उसके और कर लो कॉन्वेक्स के, फिर ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और फिर यहाँ से अगर कोई सवाल बनेगा तो आप कर पाओगे आराम से। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बाहर का जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो
अब देखो बाहर का सरफेस है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर ही होते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इमेज कहाँ रख सकते हैं? अब इमेज इसमें दो जगह, दो केस में ही रख सकते हैं। दोनों फिगर एक साथ बना लो। ये भी फोकस, एक कर्वेचर। एक तो होता है कि मैं इन्फिनिटी पे इमेज को रख दूं, है ना। एक तो मैं इन्फिनिटी पे इमेज रख सकता हूँ। एक इमेज हम ये है कि हम ये जो पोल है इसके पास में रख दूं, ठीक है, ये इसके पास में रख दूं। तो बस दो ही तरह से हम इमेज को रख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इमेज को यहाँ रख दूं, एट इन्फिनिटी पे रख दूं इमेज, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट को, पहले में है कि हम ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दूसरे में है हमारा कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रख दूं, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड पोल, ठीक है, यहाँ पे रख दूं। तो अब देखो रेज जो मैं पास कराऊंगा, एक मेरी रेज ऐसे जाएगी, इस तरह से सीधी जाएगी, ठीक है, और एक मैं ऐसे पास कराता हूँ, ठीक है। तो ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाती हैं। तो ये तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जा रही हैं, तो ये आगे तो हमें फोकस वगैरह पे तो नहीं जा रही हैं, नहीं मिल रही हैं। लेकिन हम अगर इनको पीछे एक्सटेंड करता हूँ मैं, इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कहाँ पे जाके मिलती, ये फोकस पे जाके मिलती। तो ऐसा माना जाता है कि ये फोकस पे जाके मतलब प्रतीत होंगी मिलती हुई, ठीक है। तो जो पहली बात तो ये मिलेंगी नहीं रियल में। तो ये हमारी कैसी है, मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी। और इसमें जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इसमें सीधी बनती है। जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। एक और पॉइंट और क्या लिखें इसमें, इमेज सीधी बनती है। अच्छा साइज देखें तो साइज बहुत छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड। जो साइज बनता है वो काफ़ी छोटा बनता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसमें जो मेरा बियॉन्ड, मतलब इसके पोल के पास में जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो देखो यहाँ पर एक लाइट अगर हमने ऐसे पास कराई और एक लाइट अगर हमने बेटा सेकेंड इस तरह से पास कराई, तो देखो एक तो हमारा जो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। और अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो ये मुझे पोल और फोकस के बीच में दिखती हुई मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इमेज इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और इमेज उसमें छोटी बनती है, इसमें भी छोटी बनेगी लेकिन उससे थोड़ी बड़ी बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। और इमेज वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। कॉन्वेक्स में सीधी इमेज बनती है, ये ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कॉनकेव में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कॉनकेव में आपकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं कराई थी, पोल और फोकस के बीच में अगर कॉनकेव में रखेंगे तो वो हमारी वर्चुअल बनती है। चलो वो छोड़ो, लेकिन अभी इतना कर लोगे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें एक चीज़ और, लेंसेज का यूज कहाँ होता है, ये एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा। तो ज़्यादातर जो आपके लेंस होते हैं कॉनकेव लेंस ही यूज होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का यूज आपका कोई बड़ी चीज़ को छोटी करके देखने के लिए, जैसे हमारी गाड़ी में जो गाड़ी का रियर व्यू शीशा होता है उसमें हम लगा के रखते हैं कि कुछ बहुत बड़ा ट्रक है वो भी दिख जाए छोटा होके। तो वो कॉन्वेक्स में देखते हैं, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है हमारी डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। तो चलो लिख लो, पेपर में सवाल बनता है कि कॉनकेव के यूजेस लिख लो। कॉनकेव काफ़ी में होता है यूज, कॉनकेव कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बताओ कहाँ कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर, बेसिकली आपका हेडलाइट में, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है। उसके बाद आपका जो डेंटिस्ट के पास देखने वाला होता है उसमें यूज होता है। आपके दांत वगैरह जैसे देखे जाते हैं, शेविंग मिरर में यूज होता है। जो शेविंग मिरर होता है, सोलर ओवंस जो होते हैं उनमें यूज होता है।
सोलर ओवंस, ज़्यादा सोलर के जो भी हैं वो इसी मतलब कौन के भी यूज होता है, सोलर ओवंस, सोलर कुकर, इन सभी में। उसके बाद जो टॉर्च में मिरर लगा होता है वो यही लगा होता है टॉर्च में, ठीक है। और और किस में, ठीक है, अभी इतने ही याद आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स का एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जो आप याद रख लो, रियर व्यू मिरर। जो गाड़ी में रियर व्यू मिरर शीशा होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये इसमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन बैटरी, बैटरी में आपकी कौन सी एनर्जी कन्वर्जेशन होता है ये आपको बताना है। तो देखो, जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो बच्चे वाले भी सवाल कर देंगे। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा जो फैन है, जो पंखा है, जो चल रहा है, वो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो फैन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली से चल रहा है और गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मोटर की, तो मोटर क्या करती है, मोटर भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली से चलती है। मतलब एक तरह से पंखा में भी तो मोटर ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे जनरेटर का पूछ लिया जाता है, जनरेटर। अब जनरेटर क्या होता है, गोल गोल घूम के मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ एज सच इसमें। नेक्स्ट है द टॉर्च विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड, सॉरी द फोर्स में से, ठीक है, द फोर्स विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज, जो आपके अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स काम करती है उस फोर्स को क्या बोला जाता है। तो जो इंटीरियर में फोर्स काम करती है अर्थ के, उसको बोला जाता है अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, उसे क्या बोला जाता है, एंडोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ की सरफेस पे काम करती है, जो अर्थ की सरफेस पे काम करती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। अब इसमें हमारे दो एग्जांपल हैं, एक फ्रैक्शनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मेरी ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में जो इसके मूवमेंट को मतलब रोकती है, वो कौन सी फोर्स होती है हमारी, फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारी। वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स। देखो, अगर हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमें उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन फोर्स के बिना हम मूव नहीं कर सकते। देखो, कम फ्रिक्शन फोर्स होगी तो स्लिप स्लिप होगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी तो मतलब जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है, वो चल रही है, आपस में रोल कर रहे हैं, जैसे गियर होते हैं, इस तरह से अगर मैं गियर बना दूं, मतलब इस तरह से जो गियर फंसे होते हैं ना आपस में, थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा है, ठीक है, जो गियर आपस में चलते रहते हैं, आप गाड़ी लेके आते थे बचपन में, जो टॉयज होते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो काम करती हैं, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो मटेरियल टूटता है। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम स्लिप होते रहेंगे एक ही जगह। देखा आपने होगा, अगर कहीं ऑयल डाल दिया जाए तो वहाँ पर आप चलने में कितनी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं क्या करके, ल्यूब्रिकेंट डाल के, जैसे हमने ऑयल डाल दिया, तो आपने मशीनों में देखा भी होगा, मशीनों में ऑयल डाला जाता है, क्यों, कि फ्रिक्शन फोर्स ना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन होगा मशीन्स में, तो उसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जब भी जानते ही हैं, जब एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करती है, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और ऐसा इसमें और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें पढ़ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, अब न्यूटन्स की जो लॉ ऑफ मोशन है ना, वो तो हर बच्चा पढ़ता आ रहा है, ठीक है। और कोई पूछेगा हाँ भाई लॉ ऑफ मूवमेंट बता दो, कोई रिश्तेदार आया घर पे, हाँ ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताओ। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का आघूर्ण, जड़त्व का नियम, सॉरी, ठीक है। और इसमें आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, कुछ नहीं है, कोई भी बॉडी अगर मूविंग में है तो वो मूव करती रहेगी, कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट करती रहेगी। मतलब अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब आप बोलोगे भैया
मैंने एक बॉल में किक किया, अब उसे तो कोई नहीं रोक रहा, वो तो अपने आप रुक जाती है, उसे रोकता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में मतलब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, अ बॉडी विल नॉट स्टार्ट अ बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग until and unless until and unless external force external force act on it। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक मूवी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, स्टार्ट मूविंग, ठीक है। और कोई अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। अब बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग until unless external force act on it, ठीक है। और इसमें और क्या याद रखना है, ये तो पता ही चला गया कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन देखें, ठीक है, 3 लॉ होते हैं, तीनों लॉ करा देता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ इम्पोर्टेंट है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब जो मोमेंटम में चेंज होगा वो उतना ही होगा जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना मोमेंटम में चेंज होगा, तो बस और कुछ नहीं है। कैसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum of body is equal to force applied, ठीक है। और यहाँ से अब देखो, पूरा डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा, बट एक चीज याद रखो, यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आया है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही ड्राइव हुआ है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो मतलब बहुत कॉमन है, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है अगर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है या सब मतलब जो हमें याद रहता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हर बच्चे को याद होगी कि देयर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal and opposite रिएक्शन। ये क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई ऑन अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। तो देखो, जो टाइड क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर में, उसको बोला जाता है टाइड। और ये टाइड्स जो होती है मतलब ऊपर मतलब पानी ऐसे करके ऐसे जो होता है, ठीक है, ओशन वगैरह में तो बहुत ज़्यादा टाइड्स आती हैं। और टाइड्स आती हैं जो वो दिन में 2 बार आती हैं, ठीक है। टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं। और ये जो ओशन में टाइड्स आती हैं ये किसकी वजह से आती हैं, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती हैं। बेटा सेकंड, ये जो ओशन में टाइड्स आती हैं ये ग्रेविटेशनल पुल, अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है, एक सेकंड, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये कौन लगा रहा होता है, तो ये मून और सन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको हम 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो टाइड्स आती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती हैं। और ग्रेविटेशनल पुल कौन लगा रहा होता है, मून एंड सन लगा रहे होते हैं। और जो टाइड्स आती हैं वो दिन में 2 बार आती हैं, ठीक है। तो इसमें और इतना हमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो बनती है ट्रांसल्यूसेंट रेज, मिरर रिफ्लेक्शन, शैडोज। अब देखो, कोई भी बॉडी है, अगर वो पाथ मतलब लाइट मतलब जा रही है, अगर वहां से वहां पे आएगी। अब जैसे मेरी बात सुनो, ये ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, ये कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इधर इसकी क्या बनेगी, परछाई बनेगी ना, तो शैडो बनेगी। तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं नहीं पढ़ाता तो आप नहीं कर पाते।
द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज आर नॉन एज। देखो यहाँ से 2-3 सवाल बने हैं एमटीएस में कि जो आपके डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जैसे अगर कोई मटेरियल है जहाँ से तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो लेकिन अच्छे से नहीं देख पा रहे, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट आपका मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में क्या होता है? लाइट पास होती है लेकिन अच्छे से पास नहीं होती। यहाँ पे जो ये लाइट को अलाउ करता है, बहुत कम लाइट अलाउ कर, मतलब कम लाइट अलाउ करता है। अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, टू पास थ्रू। इसकी वजह से क्या होता है? हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता, नॉट क्लियरली विजिबल। अब जैसे एक बताओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक कर्टन है, मतलब बहुत, मतलब एक पर्दा टंगा हुआ है और पर्दा बहुत थिन है, मतलब बहुत वाइट कलर का है, बहुत थिन है। वहां से मैं लाइट पास करा रहा हूँ और मैं पर्दे के इधर की, मतलब ये मेरा एक पर्दा है, ठीक है, और ये काफ़ी पतला पर्दा है वाइट कलर का, ठीक है। यहाँ से लाइट पास हो रही है। अब पूरी लाइट पास नहीं हो पा रही लेकिन थोड़ी बहुत लाइट जा रही है। तो अगर मैं, कोई इंसान इधर खड़ा है, वो इधर देख रहा है पर्दे में होके, तो आपको लाइट जब कम पास हो रही है तो पर्दे के इधर की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रही हैं, कुछ धुंधली धुंधली दिख रही हैं पर्दे के पार, लेकिन एकदम क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। बहुत सारे ग्लासेस भी ऐसे होते हैं कि अगर, मतलब वो जो ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास बोलते हैं उन्हें, ग्लास के अगर दूसरी तरफ देखोगे तो आपको चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी क्योंकि जो लाइट है वो क्लियरली पास नहीं हो रही है। तो बस उस उन्हीं मटेरियल्स को ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। ऐसे ही ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होते हैं, ऐसे ही हमारे होते हैं एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? पूरी लाइट को ट्रेवल करने देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यहाँ से जो हमारी लाइट ट्रेवल होती है वो बिल्कुल आराम से होती है, मतलब पूरी लाइट ट्रेवल होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब मतलब पारदर्शी जो होते हैं हमारे, शीशा हो गया, वाटर हो गया, ग्लास वाटर हो गया, एयर हो गई, इनमें बिल्कुल हम क्लियरली विजिबल देख सकते हैं ना। तो अलाउ ऑल लाइट, अलाउ ऑल लाइट टू ट्रेवल, अलाउ ऑल लाइट टू ट्रेवल। एग्जाम्पल जैसे एयर। अब हवा में पूरी लाइट ट्रेवल होती है ना। हवा में अगर जैसे अभी आप बैठे हो, आप ये लेक्चर देख रहे हो, कुछ और दिख रहे हो, आपको साफ बिल्कुल दिख रहा है, तो आपकी क्योंकि लाइट बिल्कुल ट्रेवल होती है एयर में। वाटर में अगर आपने कोई चीज़ डाल दी और अगर वाटर आपका बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है तो वाटर में भी आप आराम से क्लियरली विजिबल देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो वाटर हो गया, ग्लास विंडो, ग्लासेस वगैरह हो गए, ठीक है जी, जो आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, तो इसमें आप आराम से क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल। एक मटेरियल और होता है आपका ओपेक मटेरियल। एक कौन सा होता है आपका? ओपेक मटेरियल। ओपेक में क्या होता है? बिल्कुल जो जिसमें से कोई लाइट पास ही ना हो। अलाउ नो लाइट, अलाउ नो लाइट, अलाउ नो लाइट टू पास, ठीक है। और इसमें कुछ दिखेगा भी नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो वो भी है। अब टेबल के अंदर तो आप नहीं देख सकते हो ना। जो भी जितने भी, मतलब जिन जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, वो आपके ओपेक हो गए। वुड हो गए, स्टोन हो गए, मेटल हो गए, बॉल हो गए, ब्रिक्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। तो इसमें हमारा जो, जिसके मतलब द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, मतलब जिस, ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा बेसिक यूनिट होती है स्पीड की, वो क्या होती है ये बताना है। तो देखो स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड। स्पीड की क्या होती है आपकी बेसिक यूनिट? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला तो यही होता है ना। स्पीड देखो, अगर यूनिट पता है तो मतलब फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में किया, यही होता है ना। तो डिस्टेंस हो गया आपका, सॉरी, मीटर में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है, तो मीटर पर सेकंड इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, स्पीड, एक्सीलरेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की यूनिट भी याद रखना, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड की और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और एक्सीलरेशन की आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जिनके वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उनको क्या बोलते हैं? तो वे पदार्थ जिनके माध्यम से चीजें नहीं देखी जा सकती कहलाते हैं। तो अभी पढ़ के आए हैं अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं उन्हें, ओपेक मटेरियल बोलते हैं उनको। ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने मोशन को रिपीट करते हैं आफ्टर सम टाइम, सेम मोशन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। मतलब मोशन हुआ फिर रुक गया, फिर सेम मोशन हुआ फिर रुक गया, फिर सेम मोशन हुआ फिर रुक गया। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन वगैरह थोड़े पता होने चाहिए। अब देखो, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे ये रहा मेरा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे लाइन में ट्रेवल करेगा उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। एक है मेरा सर्कुलर मोशन। अब देखो, दो मोशन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जहां आप कंफ्यूज होते हो, मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो देखो सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी, मान लो ये हमारा पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी इसके एक्सिस के अराउंड घूम रही है ना, सन के ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। और अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अर्थ ही मान लो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये अपने एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है ऐसे। देखो, एक तो ये है कि ये ऐसे करके ऐसे घूम रही है, अपने ऑब्जेक्ट के नहीं, अपने ऑब्जेक्ट की घूमती तो ऐसे ऐसे ही घूमती रहती, जैसे ये ऐसे 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 घूमती रहती है। लेकिन ये इस तरह से घूमती है, अब मतलब किसी दूसरे के एक्सिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना सर्कुलर मोशन में। और जो रोटेशनल मोशन में क्या है? अपने एक्सिस पे ही गोल गोल घूमना, उसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है। ठीक है। और एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, उसमें जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम। पेंडुलम ऐसे आप अगर उसे ऐसे मतलब स्ट्रेंथ करके छोड़ दोगे तो वो कब ऐसे जाएगा, मतलब इस तरह से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरह से जाएगा। इसको बोला जाता है ऑसिलेट कर रहा है वो पेंडुलम, तो इसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। जिन मटेरियल्स के थ्रू हम थिंग्स को देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन कंसिडर्ड एज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रैक्शन। किस फ्रैक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रैक्शन बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो वो होता है आपका स्टैटिक फ्रैक्शन। अब देखो, स्टैट कुछ मतलब जैसे स्टैटिक फ्रैक्शन है। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रैक्शन मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपकी बॉडी कोई रेस्ट में है, ठीक है, जो उस पर फ्रैक्शन लग रहा है, जब आपकी बॉडी रुकी हुई है, मतलब कौन सी अवस्था बोलते हैं हिंदी में उसको? विश्राम अवस्था है। मतलब बेसिकली जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, रखी हुई है कहाँ कहीं पर, जब उस पर फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह से कंसिडर किया जाता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन वो होता है जब हमारी कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, जब हमारी बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स, तो देखो जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने ये आपको कराए थे, जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। और जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंडक्टर्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है? डू नॉट, जहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो वो क्या होंगे? हमारे इंसुलेटर्स हो जाएंगे। द फोर्स विच वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। ऐसी फोर्स जो आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ पे काम करती है। देखो मैंने अभी हम देख के आ रहे हैं, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे काम, इंटीरियर ऑफ अर्थ में होती है वो एंटीजेनिक फोर्स होती है, जो सरफेस पे होती है वो एक्सोजेनिक फोर्स होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोजेनिक फोर्स।
विच डिवाइस इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। मतलब अब जैसे आप ऐसे पढ़ते थे ना, ऐसे करके जो फिगर बनाते थे फिजिक्स में, है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट को या तो क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए या यूज करने के लिए। जैसे अगर आपको फैन ऑन करना है, आपको गर्मी लग रही है, तो आप स्विच ऑन कर दोगे तो क्या है कि वो वायर आपस में टच हो जाएंगे तो आपका फैन चल जाएगा। और अगर हमें उसे कट करना है तो स्विच ऑफ कर दो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल था ये तो ये देखो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं उनके लिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जस्ट थोड़ा सा बेसिक सेंस यूज करो और हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मटेरियल आपका कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखो जो ग्लास है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, माइका से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, एबोनाइट से नहीं होती, सिल्वर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और आपसे सवाल में कभी कभी ये पूछ ले कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, सबसे उसके बाद होता है आपका कॉपर। ये तीनों याद होने चाहिए आपको। कॉपर के बाद होता है गोल्ड। ठीक है, सिल्वर कॉपर गोल्ड, ये बेस्ट कंडक्टर, सबसे ज़्यादा सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, और इसी सीक्वेंस में आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी, एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। वो क्या है आपका हाइग्रोमीटर, डायरेक्ट याद रखना। अब कुछ और इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखा देता हूँ जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं और जो आपको पता होने चाहिए। देखो हाइग्रोमीटर तो आपको पता चल गया, उसके बाद है आपका एनीमोमीटर। एक होता है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करते हैं हम, एयर की वेलोसिटी को, एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मेजर एयर वेलोसिटी, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप, है ना। बैरोग्राफ होता है, बैरोग्राफ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक होता है आपका अमीटर। अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम वाला, हाई जो यूज किया मेजर करना है, एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद हो गया आपका सीस्मोग्राफ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है सीस्मोग्राफ। टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, मैनोमीटर होता है एक, ये ये भी प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, प्रेशर ऑफ गैस और फ्लूइड। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको पता होने चाहिए, क्या क्या मेजर करता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक और पता होना चाहिए आपको, दो जो कन्वर्जन करते हैं, जैसे एक है आपका डायनमो, ये भी सवाल बना था। डायनमो, डायनमो क्या करता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक होता है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो कार वगैरह में होता है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, गाड़ी ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ये दिखाता है, ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, ये किसमें पता चलता है, ओडोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। एन इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आपकी क्या होती है, ऑब्टेन्ड नहीं होती, उस इमेज को क्या बोला जाता है। अभी हम पूरा इमेज पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। वो होती है आपकी वर्चुअल इमेज। बेटा सेकेंड, वो कौन सी इमेज होती है आपकी, वर्चुअल इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस
लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो डिपोटर होती है, डायप्टर होती है, ठीक है। और और जैसे ल्यूमिनस, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, ठीक है, कैंडेला, ये मैं बता चुका हूँ। वॉट, वॉट आपकी पावर की है, ठीक है। और मोल आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ENSO इज अ फेनोमेनन रिलेटेड टू प्रेशर कंडीशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, देखो जब मैं आपको अल नीनो पढ़ा रहा था वो किस साइकिल का पार्ट था, ENSO का पार्ट था, मैंने आपको बताई थी, और इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको। और मैंने बोला था कि इन दो चीज़ों को याद रखना, EN से अल नीनो साउदर्न, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ये हमारा सही हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर, तो थर्मामीटर है, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड, ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम किया जाता है। तो जब फ्रिक्शन देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि जो फ्रिक्शन का कम करने के लिए यूज किया जाता है उसको लिब्रिकेंट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लिब्रिकेंट बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हम लिब्रिकेंट बोलते हैं। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी लाइट्स, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कितनी लाइट होती हैं, ये बेसिकली आपको बताना। तो जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 लाइट होती हैं। उसमें कितनी लाइट होती हैं, उसमें 7 लाइट होती हैं, ठीक है। और पूछ ले कभी पेपर में तो आपको पता होना चाहिए, एक होती है वायलेट, एक होती है आपकी इंडिगो, वायलेट इंडिगो, एक होती है ब्लू, एक होती है ग्रीन, एक होती है येलो, एक होती है ऑरेंज, एक होती है रेड। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, BIBG/O/R, बाइब ग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, बाइब ग्योर, इस तरह से याद रख सकते हो, 7 लाइट होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी ऑल्सो नॉन एज टर्म्ड एज, तो देखो जब मैं टेंसाइल स्ट्रेस बता रहा था तो हमने देखा था उसको क्या बोलते हैं, अलोंग द लेंथ लगती है इसलिए उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड द राइट एंड लेफ्ट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रेस्पेक्टिवली, तो उस फोर्स को बोला जाता है कॉरियोलिस फोर्स, उस फोर्स को बोला जाता है कॉरियोलिस फोर्स। ये कॉरियोलिस फोर्स क्या करती है, सबसे पहले कॉरियोलिस फोर्स क्यों लगती है, किस वजह से लगती है, ये कॉज्ड बाई अर्थ रोटेशन, एक तो ये बात पता होना चाहिए, कॉज्ड बाई अर्थ रोटेशन, ठीक है। अब हमें और क्या इसमें रखना है, ये पता है क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है विंड्स को, दो चीज याद रखना, डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड, डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे तो ये क्या करती है, राइट की तरफ, आपके राइट की तरफ उसे क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी विंड को। और डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द लेफ्ट इन साउदर्न हेमीस्फीयर। साउदर्न हेमीस्फीयर। तो जो आपका कॉरियोलिस फोर्स होती है, राइट में जो विंड चलती है वो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से चलती है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और सॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे जो आपकी लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जो विंड को डिफ्लेक्ट करती है वो लेफ्ट की तरफ करती है बेसिकली, मतलब कॉरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ साउदर्न हेमीस्फीयर पर करती है और राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पर करती है। अकॉर्डिंग टू, heat produced by electric current is directly proportional to the resistance of conductor, the square of current and the time for which it flows, ठीक है। ऑप्शन है आपके चार्ल्स, फेराडेज, जूल्स और हुक्स लॉ। तो ये आपका कौन सा लॉ है, बेसिकली एक बार नियम के अनुसार विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग तथा
प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो जूल्स लॉ ने दिया, जूल्स लॉ का फॉर्मूला है कि जो हमारी हीट होती है ना, हीट का फॉर्मूला होता है I² इंटू RT। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये आराम से कर सकते हो कि ये जूल्स लॉ है। देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट, जो हीट हमारी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो हीट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और द स्क्वायर ऑफ करंट एंड द टाइम फॉर इच फ्लोज। तो ये कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, तो ये किसका फॉर्मूला निकल आया हमारा, हीट का। और अगर हमें ये जूल्स लॉ का हीट का ये फॉर्मूला निकालते हैं, अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये हम आराम से कर देते। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, तो जब एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगाई जाती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युतीय स्टैटिक बल उसको बोला जाता है, इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज। तो वही सेम सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार आया है। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू डैम आर कॉल्ड। जो मटेरियल अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं आप अभी पढ़ाया था कंडक्टर, ठीक है। और ठीक है, ये हमने टोटल 29 क्वेश्चन देख लिए MTS 2022 में जो पूछे गए थे फिजिक्स के क्वेश्चन। आई होप कि यहीं से सवाल आए। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एक आपको एस्केप वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, रूट टू इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर मैं इंटू रूट टू कर दूंगा तो आपकी क्या आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो है कि अगर मुझे अर्थ के एटमॉस्फेयर से किसी को अलग ले जाना है तो कितनी स्पीड से फेंकूं ऑब्जेक्ट को, तो वो फेंका जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.81 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ पर होती है, ये सब पे अलग अलग होती है। अगर जैसे मून पर, तो मून में कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 6 कर दो इसमें, ठीक है। तो डिवाइड बाई अगर मैं 6 कर दूंगा तो मेरा लगभग आएगा 6 1 6 3 8 6 6 2 2 1 3 5 1.625 के कहाँ पर आएगा, मून पर आएगा, ठीक है। और एक सवाल और ध्यान रखना है, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, एक चीज़ ये याद रखना। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड तो मैंने बता दिया था। स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अच्छा रहा होगा सेशन, आपको पसंद आया होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपनी फीडबैक जरूर से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।